मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ये पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधारों में विधि के शासन के बारे में अध्ययन करेंगे। यूनानी राजनीतिक चिंतन से लेकर आधुनिक युग के विचारक इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि मानव समाज के लिए व्यक्ति के शासन के स्थान पर विधि का शासन श्रेष्ठ है। यानी जो शासन व्यवस्था है वह कानून पर आधारित होनी चाहिए। व्यक्ति ने व्यवस्थित जीवन यापन के लिए अन्याय और उत्पीड़न की स्थिति से मुक्ति पाने के लिए राजनीतिक शक्ति को स्वीकार किया है और हम यह मानते हैं कि राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग न करें। राजनीतिक शक्ति अन्यायी न हो, राजनीतिक शक्ति ऐसा ना हो कि जिस उद्देश्य के लिए राजनीतिक शक्ति का निर्माण किया है उस उद्देश्य की पूर्ति वो राजनीतिक शक्ति न करे। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि कोई ऐसा नियंत्रण हो जो राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित कर सके और वह नियंत्रण विधि का शासन है। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में राज्य संप्रभु पर कानून के स्रोत के संबंध में यह माना है कि अकेला राजा ये काम नहीं कर सकता, इसीलिए उन्होंने धर्म, व्यवहार, चरित्र को कानून के स्रोत के रूप में मान्यता दी। मनु ने भी धर्म, परंपरा, मंत्री से राजा को नियंत्रित किया। प्लेटो ने द लॉज में विधि के शासन को स्वीकार किया और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, प्लेटो ने, कि राज्य सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो। यदि सरकार कानून के अनुसार काम न करे तो उसे हटाया जा सकता है। वास्तविक अधिकार जनता के पास हो। अरस्तु ने भी यथार्थवादी चिंतन की बातों में विधि के शासन को मान्यता दी है और उन्होंने स्वीकार किया है कि शासक भी विधि के अभाव में सफल शासक नहीं हो सकता। यानी और विधि का शासन सर्वोच्च होता है। एक्विनास ने भी विधि को विवेक का आधार माना है। विधि के शासन की कुछ विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं डायसी के द्वारा ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में बताई गई हैं। ये 3 विशेषताएं हैं जो डायसी ने विधि के शासन के निर्धारित की हैं। विधि की सर्वोच्चता, विधि के समक्ष समानता और विधि शासन के अधिकारों का रक्षक है। पहली है विधि की सर्वोच्चता, यानी जो विधि है, जो कानून है, वह सर्वोच्च है। शासन व्यवस्था में सर्वोपरि स्थान अगर किसी को प्राप्त है तो वह विधि है, किसी व्यक्ति या सरकारी अधिकारी को नहीं। सरकारी अधिकारी के द्वारा मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता और उन्हें विधि द्वारा निर्धारित सीमाओं में रहते हुए ही कार्य करना होगा। सेकंड है विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष सभी समान हैं। जैसे डायसी कहते हैं, हमारे लिए प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही या कर वसूल करने वाले तक प्रत्येक कर्मचारी का दायित्व प्रत्येक ऐसे कार्य के लिए जो कानून के अंतर्गत नहीं हो उतना ही है जितना किसी साधारण नागरिक का होता है। यानी डायसी यह मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो या एक साधारण व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। अगर एक प्रधानमंत्री ने भी वही अपराध किया है जो एक साधारण व्यक्ति ने, तो उन्हें कानून की प्रक्रिया के माध्यम से समान दंड दिया जाएगा। थर्ड है विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक है। यानी डायसी मानते हैं कि जब कानून का शासन होता है तो व्यक्ति के जो अधिकार हैं, व्यक्ति के जो हित हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। जैसे डायसी कहते हैं, केवल उस दशा को छोड़कर जब सामान्य न्यायिक विधि द्वारा यह निर्णय कर लिया गया हो कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन होता है तो किसी व्यक्ति को ना तो कोई दंड दिया जा सकता है और उसे विहित रूप से किसी भी प्रकार का शारीरिक या आर्थिक हानि नहीं पहुंचाई जा सकती है। यानी विधि का शासन व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने वाला शासन है। विधि के शासन के माध्यम से व्यक्ति के अधिकार उसमें निहित रहते हैं। नेक्स्ट है विधि के शासन की सीमाएं। ब्रिटेन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है, इसीलिए विधि के शासन के कुछ अपवाद हमें
ब्रिटेन में दिखाई देते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है अधिकारियों की विवेकात्मक शक्ति। अधिकारियों के पास विवेकात्मक अधिकार है, अधिकारियों के पास विवेकात्मक शक्ति है और उस शक्ति के माध्यम से वे जो कानून है उसको नज़रअंदाज करके भी अगर कोई निर्णय लेना चाहें तो निर्णय ले सकते हैं। सेकंड है लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में विशेष स्थिति। लोक सेवकों के पास विशेष अधिकार है। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही उसके द्वारा किए गए अपराध के 6 माह की अवधि में ही किया जाना चाहिए, लेकिन साधारण व्यक्ति को यह सुविधा मौजूद नहीं है। यदि कर्मचारी पर कोई अभियोग सिद्ध नहीं होता है तो अभियोग चलाने वाले व्यक्ति को उसका मुआवजा देना होता है। ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग चलाने का साहस नहीं कर सकता। तो ब्रिटेन में चूंकि इस तरह की स्थिति है, लेकिन यह बात साधारण नागरिक पर लागू नहीं होती। नेक्स्ट है प्रदत्त विधान। पिछले वर्षों में हम यह देखते हैं कि प्रदत्त विधान बहुत अधिक बढ़ गया है और कानून की निर्माण की शक्ति व्यवस्थापिका से खिंचकर कार्यपालिका के पास आ रही है, तो इसने भी विधि के शासन को कमज़ोर बनाया है। नेक्स्ट है प्रशासनिक नियम और न्यायालय। विधि के शासन का एक पक्ष यह भी है कि सामान्य व्यक्ति और राजकीय पदाधिकारियों के लिए एक सा न्यायालय हो, पर ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है ब्रिटेन में सम्राट के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता, यानी कि जो सम्राट है वह कानून के शासन से उच्च है। विधि का शासन विदेशी शासकों और राजदूतों पर भी लागू नहीं होता है, यानी ये लोग भी कानून के शासन से ऊपर हैं। सैनिक दल के सदस्य सैनिक विधि से नियंत्रित होते हैं, उन पर भी साधारण कानून लागू नहीं होता है। तो इस तरह से ये कुछ अपवाद विधि के शासन के हमें ब्रिटेन में दिखाई देते हैं, लेकिन निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि विधि का शासन एक आत्मा है, एक भावना है, एक लक्ष्य है और कानून को अगर सर्वोपरि मानकर शासन किया जाता है, अगर कानून के अनुसार शासन किया जाता है तो उस शासन को हम एक सर्वोत्कृष्ट और सर्वोत्तम शासन के रूप में देखते हैं। धन्यवाद।